तो मेरे वालों हम लोगों ने देखा 16 साल की यामाल का कमाल और एम्बापे का घटिया यूरो खत्म हुआ। सारी चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कल पहला सेमीफाइनल था स्पेन और फ्रांस के बीच में। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करेंगे। पहले स्पेन के ऊपर बातचीत करते, तो उसके बाद हम लोग फ्रांस के ऊपर बातचीत करेंगे। अगर हम स्पेन के ऊपर डिस्कशन शुरू करें तो स्पेन का प्लेइंग 11 से हम लोग डिस्कशन शुरू करना पड़ेगा। पहला चीज है, कल स्पेन के पास दो इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं था। एक है आपका डैनी कार्वाल, दूसरा है आपका नोर्डमान। देखो पिछले मैच में, जर्मनी के मैच में कार्वाल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मूसियाला को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मूसियाला उतना कंफर्टेबली नहीं खेल पाया, इसलिए जर्मनी का उतना अटैक थ्रेड पहले 50 या 60 मिनट में तैयार नहीं हुआ था। और आप जानते हो इस मैच में लेफ्ट हैंड साइड से फ्रांस का कौन कंट्रोल करेगा? किलियन एम्बापे। उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, और लेकिन उसके लिए भैया कार्वाल मौजूद नहीं था। वहां पे खेला कौन? 38 साल का जेसस नवाज। अब जेसस नवाज से आप भैया ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो एम्बापे को न्यूट्रलाइज करेगा। एम्बापे को स्पीड बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी बताओ, फिजिकलिटी बताओ, सारा चीज में वो बंदा ओवरशैडो हो जाएगा। लेकिन नावाज ने एक अच्छा फुटबॉल खेला। एंड उसके बाद सेंटर बैक पेयर का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, नोर्डमान वहां पे नहीं था। लापोर्ते और आपका नैचो का सेंटर बैक आपको पेयर देखने को मिला। मिडफील्ड में डबल पिवट देखने को मिला, रॉड्री और आपका फेबियन लुइस का। नंबर 10 पे था डैनी ओल्मो, दोनों साइड पे यामाल और निको विलियम्स। हमारे नंबर 9 थे हमारे लेजेंड मोराता। टोटल मिला के अगर स्पेन की टैक्टिक्स की बात करें, बहुत ही बढ़िया टैक्टिक्स था। पहला पॉइंट ये कि जर्मनी के मैच में एक पॉइंट हुआ था कि 63 मिनट में यामाल को सब्स्टिट्यूट कर लिया था लेफुंटे ने। उसके बाद स्पेन थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट से खेला, थोड़ा बैकफुट पे आ गए और जर्मनी को मौका मिला चरने का, जर्मनी को मौका मिला अटैक प्रोड्यूस करने का, गोल प्रोड्यूस करने का, और लास्ट में फ्लोरियन विद गोल स्कोर कर देता है और मैच ड्रॉ हो जाता है। लास्ट में 117 या फिर 118 में मेरिनो आके गोल स्कोर कर देते, नहीं तो भैया मैच जाता पेनल्टी में। लेकिन ये मिस्टेक, ये जो गलती था, ये गलती इस बार नहीं की। यामाल और आपके निको विलियम्स को 90 मिनट तक खिलाए लिफुएंते, एंड उन्होंने ये देखा कि स्पेन आज के मैच में डिफेंसिव वाइज ये फिर बैकफुट पे नहीं जाएगा। हाँ बट ऑब्वियस गेम थोड़ा स्लो डाउन करेगा, गेम थोड़ा टेम्पो कंट्रोल करेगा, मिडफील्ड थोड़ा कंट्रोल करेगा, लेकिन डिफेंसिव माइंड से हम नहीं जा सकते क्योंकि फ्रांस के पास भी काफी इंडिविजुअल ब्रिलियंस बताओ, काउंटर पे खोलने वाले प्लेयर्स बताओ, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो स्पेन का कल का जो टैक्टिक्स था बहुत बढ़िया था। अगर मैं एक एक करके प्लेयर का अगर रिव्यू करूं, रॉड्री का काफी मास्टर क्लास था। फेबियन लुइस आप जानते हो इस बार की यूरो में एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर उभर के आया फेबियन लुइस। पता नहीं भैया इतना अच्छा फुटबॉल कैसे खेल रहा है। निको विलियम्स तो भैया आग उगल रहा है, एंड मेरे को लगता है बार्सा वाले कुछ बहुत ही ज्यादा खुश होंगे कि निको के साथ बार्सा का एक लिंक आने वाला है, एंड आने वाले समर विंडो में शायद निको विलियम्स बार्सा की जर्सी भी आप लोग को देख सकते हैं। एंड उसके बाद मैन ऑफ द मूवमेंट बट ऑब्वियस लमी यामाल, जो बंदा राइट हैंड साइड कट बैक करके वो भैया कर्ल मारा। भैया बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेसी का थोड़ा ग्लिम्पसेस दिखा। ऑल्दो एक मैच के ऊपर इतना हाइप नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया के जमाने में हाइप तो होगा, लेकिन बंदे के पास जो क्लास है बहुत ही रेयर है। 16 साल की उम्र में आप इस हाइट पे, इस लेवल पे आप फुटबॉल खेल लो, और ऐसा नहीं कि हीरो का छोटा मोटा मैच नहीं भाई, फ्रांस के साथ खेल लो, सेमीफाइनल में खेल लो। आपके पास इमेंस प्रेशर होगा, सोशल मीडिया बताओ, कंट्री का बताओ, इतना सारा प्रेशर होने के बावजूद भी आप 16 साल की उम्र में इस तरीके का परफॉर्मेंस अगर डिलीवरी करते हो, वो गोल अगर छोड़ भी दिया जाए तो लिंक अप प्ले बताओ, डिफेंस में आके डीप आके बॉल रिसीव करना बताओ, मिडफील्ड में कंट्रीब्यूट करना बताओ, आप मोराता के साथ बताओ या फिर फेबियन लुइस के साथ थोड़ा बहुत लिंक अप प्ले बताओ, सारा चीज में भैया यामाल का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। उसी तरीके से लेफ्ट विंग साइड से अगर निको विलियम्स की बात करें, वो भी खतरनाक था मेरे भाई। उसके बाद रॉ स्पीड जो है, शार्पनेस जो है, फाइनल थर्ड में जो डिसीजन पावर है, वो भी बंदे का खतरनाक है। मोराता कल गोल स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन मोराता का जो कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा होल्ड अप प्ले बताओ, सेंटर बैक को अट्रैक्ट करना बताओ, ये सारा चीज मोराता काफी अच्छे से कर पा रहा था। तो इसलिए कहने की यामाल और निको विलियम्स को थोड़ा स्पेस मिल रहा था वाइड एरिया में कि वो काउंटर पे खुले या फिर थोड़ा विड्थ प्रोवाइड करे। और अगर डैनी ओल्मो की बात करें भैया, पता नहीं डैनी ओल्मो कहां से आया, 2 मैच में बंदा ने 2 गोल स्कोर कर दिया। जर्मनी के खिलाफ भी पहला गोल स्कोर किया था, और इस मैच में भी कल कमबैक का जो दूसरा गोल वो डैनी ओल्मो के पैर से ही आया। तो कुंडे का डिफ्लेक्शन से आया, लेकिन डैनी ओल्मो का ही गोल था। वहां पे थोड़ा मिडफील्ड का प्रॉब्लम हो गया था फ्रांस का, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद राइट बैक के एरिया में हाफ टाइम के बाद विवियाना जुबिमेंडी को सब्स्टिट्यूट किया गया। तो टोटल मिला के एक टीम फुटबॉल, ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस से स्पेन जीता है, सबका रोल है। गोल भले ही यमाल ने मारा है, वर्ल्ड ही मारा है, बट मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मोमेंट यमाल। अब कहने की एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा यमाल से, लेकिन टोटल मिला के स्पेन का जो स्क्वाड है या फिर प्लेइंग 11 है, सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था। और स्पेशली जो मैनेजर है, देखो स्पेन का सबसे जो प्रॉब्लम था पिछले 4-5 साल का, उनका जो पिछला वाला वो आइडियोलॉजी था, टिकिता का बॉल रख के खेलेंगे, 1000 पासेस खेलेंगे, वो आइडियोलॉजी को या फिर वो फिलोसॉफी को चेंज किया लाफोंते आके। उन्होंने बोला कि भाई हम टिकिता का नहीं खेलेंगे, उस तरीके के प्लेयर हमारे पास है नहीं, हमारे पास जावी, इनिएस्टा, बुस्केट जैसे मिडफील्ड कंट्रोल करने का, 1000 पास खेलने का, उस तरीके से ट्रायंगल बिल्डअप करने का हमारे पास प्लेयर है नहीं। हमारे पास डायरेक्ट प्लेयर काफी अच्छे हैं, हमारे पास स्पीडी विंगर्स है, हमारे पास क्रॉस देने वाला खिलाड़ी है, तो हम लोग डायरेक्ट फुटबॉल खिलाएंगे। अप्रोच में चेंज आए तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट में भी चेंज आए। तो कहने कि आपको इस तरीके का फुटबॉल खेलना चाहिए, जैसा देश वैसा वेश, जिस तरीके का आपके पास प्लेयर है उस तरीके से आप फुटबॉल खेलोगे तो आप गारंटी पॉजिटिव रिजल्ट निकाल पाओगे। आपके पास काउंटर अटैक का खिलाड़ी है,
अगर उनसे आप पोजीशन गेम फुटबॉल खिलाओगे तो भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जो स्पेन के अंदर हुआ नहीं, और इसका क्रेडिट 100% जाता है उनके मैनेजर लाफोंटे को। एंड बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप और यूरो का हाउलर के बाद फाइनली 2024 का यूरो का फाइनल में वेट कर रहे स्पेन। अब देखना पड़ेगा आज के मैच से नीदरलैंड क्वालिफाई करता है या फिर इंग्लैंड क्वालिफाई करता है, लेकिन स्पेन का पल्ला भैया भारी है। ऑलरेडी फैंस फेवरेट तो बट ऑब्वियस है, क्योंकि इंग्लैंड फ्रांस जैसा बोर्ड नहीं किया हम लोगों को स्पेन ने, बहुत ही अटैकिंग बहुत ही अट्रैक्टिव फुटबॉल दिखा है। अब देखना पड़ेगा फाइनल वो जीत पाते कि नहीं जीत पाते। दूसरे तरफ अगर फ्रांस की बात करें, बहुत ही ह्यूज स्क्वाड, क्वालिटी स्क्वाड, लेकिन इस बार का फ्रांस का रिजल्ट बताओ, फुटबॉल बताओ, कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं था। काफी हेवीवेट प्लेयर्स थे। कल पहली बार ओपन प्ले से गोल स्कोर किया, जो राइट बैक साइड से प्रॉब्लम था कि कारवाल नहीं है, उसी साइड से किलियन एम्बापे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। पहला 10-15 मिनट उसी साइड से अटैक क्रिएट हुआ, किलियन एम्बापे थोड़ा ड्रिबल वगैरह करके वहां पे क्रॉस दिया, कुलुमोने का हेडर वहां पे था, लेकिन उस मोमेंट के बाद भैया फ्रांस मेरे को दिखा नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम की बात करें, पहला प्रॉब्लम जो फ्रांस का दैट इज मिडफील्ड। कल भैया मिडफील्ड का बैटल फ्रांस का था ही नहीं। सेकंड बॉल बताओ, एरियल डुएल बताओ, सारा चीज जीत रहे थे स्पेन, और मिडफील्ड का कंट्रोल स्पेन ले रहा था। तो रोबस्ट मिडफील्ड खिलाया कल, आपका रेवियो बताओ, कॉन्ते बताओ, चुआमेनी बताओ, उस मिडफील्ड से कंट्रोल या फिर क्रिएटिविटी कुछ बन ही नहीं रहा था। पिछले वाले मैंने वीडियो में बताया कि इस मिडफील्ड में भैया एक बंदे को मैं मिस कर रहा हूं, दैट इज पॉल पोग्बा। इस मिडफील्ड से अगर कुछ बनेगा नहीं तो आपके पास सामने वाले डेम्बेले बताओ, कुलुमोनी बताओ, या फिर एम्बापे से बहुत एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वो क्रिएटिविटी एम्बापे से इस बार दिखा नहीं, और मिडफील्ड से बॉल जा नहीं रहा है, मिडफील्ड से कुछ क्रिएट हो नहीं रहा है, इसलिए कहने की गोल थ्रेट क्रिएट हो नहीं रहा है। ऑल्दो 2-3 चांसेस मिले थे, थियो हर्नांडेज को एक चांस मिला था, एम्बापे को कट इन करने का चांस मिला था, बंदे ने उड़ा दिया। तो 2-3 चांसेस मिले थे, अगर बरी हो जाता तो मैच खुल सकता था, लेकिन वो बरी नहीं हुआ। और मैं हमेशा बोलता हूं, बड़े मैच में अगर आप चांसेस बरी नहीं करोगे तो आपको हर्ट होना पड़ेगा। लेकिन फ्रांस का बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड परफॉर्मेंस था, और इसके ऊपर दिदियर देशम के ऊपर बातचीत करना चाहिए। इतना प्रैग्मेटिक, इतना पैसिव फुटबॉल खिला के, इतने क्वालिटी फुटबॉल प्लेयर्स के साथ अगर इतना पैसिव फुटबॉल आप खिलाते हो, तो आपके टैक्टिक्स के ऊपर, आपके फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। हाफ टाइम के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह किए, ग्रीजमैन आया, कॉन्ते के जगह पे कमाविंग गया, थोड़ा वर्क रेट के लिए कमाविंग आया, थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए आपका ग्रीजमैन आया। लेकिन हाफ टाइम के बाद भी फ्रांस के पास वो मिडफील्ड का कंट्रोल गया नहीं, और जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात कर रहे थे, डेम्बेले बताओ, एम्बापे से बताओ, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा नहीं। ऑल्दो राइट बैक की सिचुएशन में कारवाल नहीं था, लेकिन उस साइड को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए किलियन एम्बापे। मैंने बोला 1-2 चांसेस मिले थे, लेकिन एम्बापे का भैया बहुत ही घटिया यूरो गया। बारकोला जीरो को भी ट्राई किया गया लास्ट के 20-25 मिनट में, लेकिन भैया रिजल्ट फ्रांस की तरफ गया नहीं। और इतना ह्यूज और इतना हाई पोटेंशियल स्क्वाड होने के बावजूद भी फ्रांस आज एलिमिनेट हो जाता है। अब देखना पड़ेगा दिदियर देशम से फ्रांस वाले कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, क्योंकि इतना पैसिव फुटबॉल भैया एक बार सोचना चाहिए कि हमारे टैक्टिक्स में या फिर हमारे अप्रोच में कुछ गलती है कि नहीं। क्योंकि आप पूरा यूरो में अगर एक भी ओपन प्ले से गोल ना दे कि सेमीफाइनल में आ रहे हो, ठीक है आपके पास रिजल्ट है, लेकिन इस तरीके से आप बच नहीं पाओगे भैया। एक मैच तो ऐसा होगा जिस मैच में आपको डूबना पड़ेगा, और वही मैच कल का मैच था। मैंने पोल भी किया था अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कि कौन सा वाला टीम जीतेगा, तो कहीं ना कहीं 79% या 81% लोग वहां पे वोट दिए थे स्पेन। हम लोग जान पा रहे कि स्पेन ही सारे लोगों का फेवरेट है, या फिर स्पेन का फुटबॉल ही ज्यादा हम लोग को देखने में मजा आ रहा है। आज मैच है नीदरलैंड और इंग्लैंड का। अब देखना पड़ेगा आज कौन सा टीम जीतता है, फाइनल में स्पेन के साथ कौन सी टीम का मुकाबला होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।